नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जहां बीजेपी का आज स्थापना दिवस और एक बारगी 42 साल का पूरा इतिहास बीजेपी का सामने आ चुका है। यानी कि 42 साल की बीजेपी कैसे आज इतनी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने है, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और आज हिंदुस्तान की बात करें तो बीजेपी चप्पे चप्पे पर बीजेपी और बीजेपी ही दिखाई देती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी को खड़ा करने की कोशिश हो रही थी तो अपार जन समर्थन मिलता चला गया और उसके बाद धीरे धीरे करके मोदी युग तक आप देख सकते हैं किस तरह से सिर्फ वोट शेयर ही नहीं बल्कि सीटों का आंकड़ा भी इस कदर बढ़ चुका है, इस कदर इतना बड़ा हो चुका है, इतना इजाफा हुआ है कि आज विपक्ष पूरी तरह से विवश और लाचार दिख रहा है कि करें तो क्या करें। वैसे विपक्ष इस बात को ज्यादा जोर दे रहा है कि दरअसल बीजेपी के बढ़ने के पीछे की जो रणनीति है वो धर्म आधारित राजनीति है। लेकिन ऐसा है क्या आत्ममंथन करने की जरूरत है, विपक्ष को करना चाहिए, क्योंकि आज विपक्ष पूरी तरह से साइडलाइन हो चुका है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे और बहस करने के लिए तमाम पार्टियों के मेहमान हमारे साथ बनेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट हम आप तक उससे पहले तो बीजेपी किस तरह से 2 सीट के बाद किस तरह से बीजेपी का पूरे हिंदुस्तान पर एक तरह से राज हो गया। बीजेपी का 2 सीटों के बाद आज 303 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आज स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि किस तरह से बीजेपी ने 42 सालों के अंदर लोकतंत्र को परिवारवाद से बचाने का एक बड़ा काम किया है। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया, कांग्रेस पर वार किया कि कांग्रेस के परिवारवाद के सामने जनता पूरी तरह से बेबस हो गई थी, जनता विवश हो गई थी, जनता लाचार नजर आ रही थी। और इस हालात में 42 साल की अथक मेहनत के बाद बीजेपी ने जो काम किया उससे लोकतंत्र से बाहर, दरअसल लोकतंत्र में जिस तरह से परिवारवाद हावी था उससे बाहर करने की कोशिश लोकतंत्र को किया गया बीजेपी की तरफ से। एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको पहले। बयालीस साल की हो गई बीजेपी, शून्य से शिखर पर पहुंची बीजेपी। स्थापना दिवस पर बीजेपी का जोश हाई। बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी में जोश और उत्साह है। पिछले 42 साल में बीजेपी शून्य से शिखर तक पहुंच चुकी है। बीजेपी की तेज रफ्तार के आगे कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। बीजेपी का दावा है कि लोकतंत्र को परिवारवाद से बाहर निकालने का काम पिछले 42 साल में बीजेपी ने किया है। तभी पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर परिवारवाद पर तंज कसा। हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। 6 अप्रैल 1980 को जन्म लेने वाली बीजेपी आज 42 साल की हो गई। सत्ता के शिखर तक पहुंचने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व को जनता से अपार समर्थन मिला। जहां 1984 के चुनाव में मात्र 2 सीटें मिली थी, आज मोदी युग में बीजेपी और बस बीजेपी ही दिख रही है। जनता ने परिवारवाद से ग्रसित पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1984 लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत हुई। वहीं 1989 में 85 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली। 1989 में वीपी सिंह सरकार को बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया।
1991 में समर्थन वापस ले लिया गया और फिर चुनाव में 120 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। 1996 में 161 सीटों के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं 1996 में वाजपेयी की 13 दिन की सरकार भी बनी। वहीं 1998 में 182 सीट मिली बीजेपी को और 1 साल तक वाजपेयी सरकार चली। 1999 में तीसरी बार वाजपेयी सरकार बनी। 1999 में बीजेपी की 182 सीटें और एनडीए की कुल 303 सीटें हो गई थी। 2004 आम चुनाव की बात करें तो बीजेपी की हार हो गई। 2009 में एक बार फिर से हार मिली और मात्र 116 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। 2014 में बीजेपी की 282 सीटें और एनडीए की 336 सीटें थीं। वहीं 2019 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। 2019 में बीजेपी की 303 सीटें और एनडीए की 351 सीटें हुईं। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भी प्रखर और प्रचंड होती गई। सिर्फ सीटें ही नहीं बल्कि वोट शेयर भी बम्पर होता गया। मोदी से पहले की बात करें यानी कि 2009 तक तो 19% वोट शेयर रहा है बीजेपी के पास। वहीं 2014 की बात करें तो 31% के साथ वोट शेयर के मामले में बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया और 2019 में और भी बढ़कर 37% तक पहुंच गया। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों में भी बीजेपी की पैठ गहरी होती जा रही है। आज कई प्रदेशों में बीजेपी या बीजेपी के समर्थन से सरकारें चल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, जहां बीजेपी की सरकारें चल रही हैं। बीजेपी 42 साल में हर दिन मजबूत हो रही है। बीजेपी की राजनीतिक रफ्तार के आगे पूरा विपक्ष जैसे विवश और लाचार नजर आ रहा हो। बीजेपी आज शिखर पर क्यों है? क्या विपक्ष इसके लिए आत्ममंथन कर रहा है? फिलहाल तो नहीं लगता, क्योंकि विपक्ष खासकर कांग्रेस का हर वार उस पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। बीजेपी राजनीति से ज्यादा जन आंदोलन पर भरोसा करती रही है और नतीजा सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बीजेपी 42 साल की हो गई और 42 साल के बाद भी बीजेपी के अंदर जोश उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बल्कि देखा जाए तो जोश उत्साह पूरी तरह से हाई है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक, चाहे राज्य स्तरीय अगर चुनाव की बात करें या फिर केंद्र सरकार में जिस तरह से बीजेपी की सरकार प्रचंड जीत के बाद आई है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अभी भी बीजेपी के अंदर बहुत कुछ बचा है और एक के बाद एक जिस तरह से बीजेपी की राजनीति अलग अलग आयाम पकड़ती जा रही है, सालों दर साल हिंदुस्तान की राजनीति में बीजेपी के बिना कुछ भी राजनीति नहीं हो सकती है। कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रियंक पांडे, प्रवक्ता बीजेपी की, इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रियंक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सत्यजीत सिंह हैं इस वक्त प्रवक्ता पीएसपीएल के। सत्यजीत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और ए.के. मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। ए.के. मिश्रा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ ए.के. जी। ए.के. आप बीजेपी के 42 साल के इतिहास को समझना और बताना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 42 साल की बीजेपी के इतिहास को, बीजेपी की मेहनत को, बीजेपी की सफलता को, बीजेपी जिस तरह से एक के बाद एक पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करती गई, क्या इसको आप कहेंगे शुद्ध रूप से राजनीति कहेंगे या जन आंदोलन कहेंगे? बताइए जरा ये केस पे। नहीं, देखिए, इसको मैं जन आंदोलन तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि बीजेपी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज रहा है वो रहा है आपका 2014 के बाद।
2014 में जो इन्होंने रणनीतिक परिवर्तन किए, अपने संगठन के अंदर ढांचागत जो परिवर्तन किया और स्ट्रेटेजिक यानी अटैक कैसे किया जाए, इसके पहले तक लगभग चीजों को आप नगण्य मानिए, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी थी नहीं। तो वो उनके ग्रोथ का पीरियड बोलिए, प्रेजेंस वगैरह, ठीक है हम भी हैं एक पार्टी, इस तरीके से करके चलती रहती। बीजेपी के अंदर एक बड़ी खूबी इन्होंने डेवलप कर ली है, अपनी एक ऐसी कैपेसिटी डेवलप कर ली है कि ये जब चाहे जहां पे चाहे मास टारगेट को, ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करके किसी भी एक मुद्दे को जो है जन आंदोलन में परिवर्तित कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करने की और करवाने की कैपेबिलिटी इनके पास आ गई है। और एक अच्छा नेता होना या राजनीतिक पार्टी होने का मतलब ही ये है कि आप जन आंदोलन को जब चाहे तब, अगर चीजें गलत हैं और जिन चीजों को आप चाहते हैं, आपकी विचारधारा, आपके मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द वो जन आंदोलन का रूप ले ले। भाई महात्मा गांधी इतने बड़े नेता क्यों थे? वो इसलिए थे, या दुनिया के किसी भी बड़े नेता को देखिए, जो उनकी आइडियोलॉजी होती थी वो एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाती थी। ये क्षमता इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर ली है 2014 के बाद से। तो ये बीजेपी का पूरा, जब से ये बनी है, मतलब जनसंघ से लेके अब तक देखिए, अपनी पराकाष्ठा पे ये पहुंची है 2014 के बाद। इसके पहले उसका ग्रोइंग फेज बोलिए, शैशवावस्था बोलिए, पार्शियल सफलता मिलती थी, उतनी प्रचंड सफलता नहीं मिलती थी, कभी फेल, ज्यादातर फेल होते थे, पास तो कम ही होते थे। पास हुए तो ग्रेस मार्क से पास हो गए, इधर से उधर से जोड़ तोड़ करके सरकार बना के चला रहे हैं। लेकिन एक छत्र राज्य होना, जिसको बोलते हैं ना विद डिस्टेंशन पास होना। तो क्या एके आप इस बात को मानते हैं कि विपक्ष आत्ममंथन नहीं कर पाया? विपक्ष के पास इतनी कमजोरियां थी जिस पर वो आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं था। खास तौर पर आज भी, जैसे कि उन्होंने स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने लोकतंत्र को परिवारवाद से बचाया है, बचाकर बाहर निकाला है। 42 साल की अथक मेहनत के बाद आप जिस परिवारवाद की जकड़ से अलग अलग पार्टियां जकड़ी हुई हैं, अभी भी जकड़ी हुई हैं, उस तरह का कोई कल्चर बीजेपी के अंदर नहीं है। तो भारत के लोकतंत्र को बचाने का काम बीजेपी ने किया है। इस बात में कितना दम है, मैं इस बात को जानना चाहता हूं। और क्या वाकई में विपक्ष की हर कमजोरी पर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला बीजेपी की तरफ से, जिसको आप कह रहे हैं कि वो जन आंदोलन की तरफ, भले वो शनह शनह चल रहा था लेकिन था वो जन आंदोलन की तरफ, भीतर भीतर हो रहा था। कांग्रेस से नाराजगी, तमाम विपक्षी पार्टियों से नाराजगी, और कोई विकल्प नहीं बचा जनता के सामने बीजेपी के अलावा। देखिए 2014 के पहले तो शनह शनह चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद धार और रफ्तार दोनों इन्होंने ऐड की है। पहली चीज, अभी बीजेपी बहुत तेजी से काम करती है। प्रधानमंत्री जी के हम स्टेटमेंट पे आ जाएं, आप सारी चीजों को भूल जाइए, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया है कि हमने लोकतंत्र को परिवारवाद से बचाया है, इसके पीछे तथ्य अवेलेबल है। मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूं कि समाजवादी पार्टी जब बनी, कांग्रेस जब बनी, अपने इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल डेज में, शुरुआती दिनों में, तब परिवारवाद का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे होते होते इनकी आइडियोलॉजी जो है पीछे होती गई और परिवारवाद हावी होता चला गया। और ये पूरी दुनिया को दिख रहा है कि ये परिवारवाद है। आप, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि सारे लोग उसी परिवार के लोग ही उसमें मंत्रिमंडल में, इन सब में पदों पे रहते हैं। दूसरे लोगों को बहुत जो मतलब उपेक्षित जगह रह जाती है, पद रह जाते हैं, उस पे बाहर के लोग आ जाते हैं। अदरवाइज ज्यादातर ये परिवारवाद है। देखिए बीजेपी की ये खूबी है, वो कोई चीज निरर्थक नहीं बोलते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने बोल दिया कि कल हमारे सपने में श्री कृष्ण जी आए थे और हमें आशीर्वाद दिया है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। राजनीति एक बहुत गंभीर विषय है, यहाँ पे बड़ा मोल तोल करके जो है, तोल करके बोलना पड़ता है। और बात का पतंगड़ बनते हुए अगर आप गंभीरता से जनता को नहीं लेंगे तो जनता भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। इसलिए गंभीरता के साथ आप कोई चीज बोलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात एके मिश्रा आपकी तरफ से। एक और आप सुन लीजिए, एक आधे 15 सेकंड के लिए। बोलिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इसमें उठाया था, क्या विपक्ष के लोग अभी तक आत्ममंथन नहीं कर पाए? देखिए ये बड़ा दुखदाई चीज है, मैं भी बड़ा दुखी होता हूं। चलिए 2014 में आप हारे तो हमने ये सोचा था कि विपक्ष एकदम एक्टिव है और इंस्टेंट रिएक्शन देके आत्ममंथन करेगी और बीजेपी को समझेगी कि इनकी रणनीतियां क्या है। 2014 से लेके आज तक न जाने कितने चुनाव हो गए, स्टेट लेवल पे भी, एमसीडी में भी, ग्राम प्रधान पे भी, नेशनल लेवल भी हो गया। अभी भी विपक्ष जो है
अपने राइवल को, अपने प्रतिद्वंदी को पूरा समझने के लिए कोशिश नहीं कर रही। हार गए जी, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, सब लोगों ने जो है मेहनत नहीं की इसलिए हार गए। अरे माइक्रो लेवल पे इस वक्त जरूरत यह है कि विपक्ष के लोग बीजेपी को समग्र रूप से समझें, उनकी रणनीति क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी लीडरशिप स्टाइल क्या है। इन सब चीजों पे कोई डिस्कशन नहीं। हार गए, अब 5 साल बाद फिर आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात AK मिश्रा आपकी तरफ से। प्रियंक पांडे हमारे साथ हैं। प्रियंक, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामना। आप बीजेपी आपकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 42 साल की हो गई है, जोश और उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक क्रिकेटर की तरह है ना, क्रिकेटर की तरह अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेटर भी एक समय के बाद रिटायर हो जाता है, लेकिन बीजेपी कभी रिटायर होने वाली पार्टी नहीं है। मुझे प्रियंक एक बात बताएं, क्या वाकई में आप लोगों को लगा था कि 42 साल के बाद बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी? वो सपना साकार हो जाएगा जो अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा, वो सपना साकार हो जाएगा जो दीनदयाल उपाध्याय ने देखा, वो सपने साकार हो रहे हैं जो PM नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, या फिर आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान भारत देश को, है ना, कई जो आप लोग का स्टैंड है उस स्टैंड के आधार पर, है ना, मैं वो कांग्रेस वाले से पूछूंगा कि क्या क्या स्टैंड है आप लोग का, लेकिन आप अपने स्टैंड पर पूरी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। रफ्तार तेज है, पूरी विपक्षी पार्टियां धड़ाधड़ उड़ती जा रही हैं। कहां तक, मतलब ये रफ्तार कब रुकेगी या रुकेगी ही नहीं कभी? मुझे 5 मिनट तक समझिएगा, मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। मैं 15 साल पहले जब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आया तो यहाँ एक पंक्ति लिखी थी दीवार पर, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीते 100 गणा ऋतु आवे फल होए। आज राष्ट्रवाद की जब बात होती है गौरी शंकर जी, तो आप आंख बंद करके देखिए तो आपको 3 चेहरे दिखाई देते होंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा दर्शन था, जो हमारे पूर्वजों ने, श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था अंत्योदय का, जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था एक चमकते हिंदुस्तान का, उसको चितार्थ करते हुए आज हमारी पार्टी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा करते हुए आज एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा जो था उसको चरितार्थ किया। अंत्योदय की बात की पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्तिगत सरकार की हर योजनाएं पहुंचे, आज वो करके दिखाया। आज समाज में राष्ट्रवाद की बात होती है, आज जातिवाद की बात नहीं होती है। आज समाज में पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की बात होती है, आज मुसहर बनटांगिया की बात होती है, आज बात होती है कि देश की विकास कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। लेकिन एक बात सुनिए प्रियंक पांडे जी, एक बात प्रियंक पांडे जी, एक बात देश के अंदर और होती है कि बीजेपी का तो खूब विकास हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी भी खूब विकास कर रहा है, महंगाई भी खूब विकास कर रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम खूब विकास कर रहे हैं। तो मुझे अब थोड़ा सा ये बताया कि 42 साल की बीजेपी को ये बात तो समझ में आती होगी ना कि मुझे महंगाई कैसे कंट्रोल करना है, बेरोजगारी कैसे कंट्रोल करना है, तमाम जो ऐसे मुद्दे जनता से जो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जो सरोकार रखते हैं, उस पर भी तो आप लोग का एक सही सोच निकल कर सामने आना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों की आलोचना होती रही है प्रियंक, अभी भी हो रही है। गौरी शंकर जी, उस दिशा में लगातार काम हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। महंगाई पर लगातार चोट की जा रही है और आप देखेगा दूरगामी रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आने वाला है। और लगातार हम लोग हर व्यक्ति का ध्यान रखते हुए नीचे तक एक एक चीजों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास फलीभूत होता दिख रहा है। और विपक्ष ने जो गड्ढे इस देश में खोदे थे उसको भरने का समय अब आ गया है, भर रहा है। चलिए ठीक है, मैं और ये देश
आप देखिएगा विकास के पथ पर आज विश्व गुरु बन चलिए, के बिल्कुल। ये देश दुनिया को एक रास्ता चलिए, दिखाएगा। बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई प्रियंक जी एक बार आपको। और 42 साल की बीजेपी तमाम राजनीतिक विचारधाराओं को अलग थलग करते हुए अपनी एक अलग विचारधारा के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। रफ्तार बहुत ही तेज है और बहुत ही जोशीला है। रफ्तार में जोश और उत्साह के साथ बहुत मजबूती है। खास बात यह है कि बहुत मजबूती है। मैं ऐसा नहीं कि बहुत तेज दौड़ रहे हैं और शरीर में जान नहीं है, दौड़े जा रहे हैं और फिर एकदम से फेंट होके गिर गए जमीन पे, या तो अस्पताल पहुंच गए या फिर ऊपर पहुंच गए। बीजेपी के आते हैं सर, आते हैं आपके पास आएंगे, सबसे बात करते हैं। पीएसपीएल के इस वक्त प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सत्यजीत सिंह हमारे साथ हैं। सत्यजीत जी, आप बीजेपी 42 साल की हो गई, आप लोग, आपकी राजनीति समाजवादी पार्टी से शुरू होती है, उससे पहले तमाम पार्टियों से कांटेक्ट रहा मुलायम सिंह यादव का, ठीक है, लेकिन बेसिक रूप से तो समाजवादी पार्टी से उनको जाना जाता है। समाजवादी आंदोलन, आपने उनका साथ छोड़ दिया, पीएसपीएल बना लिया। आपके जो बड़े नेता हैं शिवपाल यादव, उनको भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि समाजवादी के साथ रहें। बीजेपी कई नेताओं से मुलाकात हो रही है, तो 42 साल की बीजेपी पर शुभकामना दे दीजिए आप। देखिए, ये तो सही है, पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, हमें अगर भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है तो हमें शुभकामना देना चाहिए। जितना महत्व सत्ता पक्ष का होता है उतना महत्व गौरीशंकर जी विपक्ष का भी होता है। तो मैं अपनी तरफ से स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। अब रही बात ये कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि क्यों करती गई, बढ़ती क्यों गई। 2 सीट से इसकी शुरुआत होती है 1984 में और 2022 तक पहुंचते पहुंचते ये पूर्ण रूप से सत्ता में 2014 से काबिज है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ये भी अनुयायी, सिद्धांत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लेकर चलेगी, जयप्रकाश नारायण को लेकर चलेगी, आचार्य नरेंद्र देव को लेकर चलेगी, मैं फिर कहूंगा, अभी भाई साहब ने अंत्योदय योजना की बात की, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी तो यही कहते थे। उनका भी तो कहना था कि समता मूलक समाज की रचना हो जो ममत्व पर आधारित हो, और अंतिम व्यक्ति पर, जो भी अंतिम व्यक्ति पायदान पर खड़ा है उसको सारी सुविधा मिलनी चाहिए जो सबसे पहले व्यक्ति को मिलती है। तो अंत्योदय योजना ले लीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को ले लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को ले लीजिए, विचार तो वही है। आपको मैं अपडेट करूंगा यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से कि रामायण मेला के आयोजन की परिकल्पना डॉक्टर लोहिया ने सन 1961 में रखी थी। और मजे की बात नहीं, वो सब मत उस कहानी मत जाइए। मुझे बताइए, नहीं वो छोड़िए, वो सब पता है सर, सब पता है, ऐसा कुछ नहीं, बात बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, पीएसपीएल खुद को कहाँ पाती है ना? बीजेपी की रफ्तार इतनी तेज है, कहा जाता है ना कि जो दौड़ने वाले जो होते हैं 10-5 लोग दौड़ रहे हैं, उसमें कई लोग अपनी जान से ज़्यादा, है ना, लगा करके दौड़ते हैं और फेंट कर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अस्पताल पहुंच जाते हैं। बीजेपी भी दौड़ रही है, आप ही लोग के साथ दौड़ रही है ना, बीजेपी दौड़ रही है और 42 साल से दौड़ रही है, न थकती है, न हारती है, न चुप रहने वाली है। जहां उसको खड़ा होना होता है, खड़ा होकर के चीखती है, चिल्लाती है, आवाज़ देती है, देशद्रोहियों के खिलाफ बातें करती है, देशभक्ति की बातें करती है, हर तरह की बातें कर रही है। तो बीजेपी तो थक ही नहीं रही, बीजेपी मजबूती के साथ दौड़ रही है। आप लोग तो थक जाते हो। पीएसपीएल के प्रवक्ता सत्यजीत जी समाजवादी पार्टी में थे, फिर पीएसपीएल बना लिए, अब आगे पीछे आप लोग चक्कर काट रहे हैं बीजेपी के कई नेताओं के। क्या इरादा है? इरादा बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि बीजेपी के साथ जाना है मुझे, हम लोग को भी। शंकर जी, बहुत घुमा फिरा के आप प्रश्न करते हैं, इतना लंबा प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि राजनीति जो है व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जाता। राजनीति में गिरावट भी आती है और बढ़ोतरी भी होती है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही नहीं बढ़ोतरी की है, तो समाजवादियों ने सरकार भी बनाई है, समाजवादियों ने केंद्र में भी सरकारें चलाई हैं, समाजवादियों के सहयोग से केंद्र में काफी दिनों तक सरकारें चली हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने, समाजवादियों ने सरकारें खूब चलाई। तो आप ये ना कहिए जो है कि हम गिरते हैं, जो गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो हम गिरते हैं तो उठते भी हैं,
गिरते हैं तो चलते भी हैं। कुछ ज्यादा नहीं गिर गए सत्यजीत जी। गौरीशंकर जी सुन ले, एक मिनट तो सुन ले, उत्तर तो सुन ले आप जो है, प्रश्न करें तो उत्तर भी सुने आप जो है। जहां तक हमारी इच्छा की बात है तो हम समाज के हित के लिए काम करते हैं, प्रदेश के 24 करोड़ की आबादी के हित के लिए काम करते हैं, और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ की आबादी के हित के लिए जब काम करेंगे तो उसमें हम गिरेंगे या उठेंगे, प्रश्न ये नहीं रह जाएगा। प्रश्न ये रह जाएगा कि जन आकांक्षाओं पे हम चाहे खरे उतर रहे हैं नहीं उतर रहे हैं, लेकिन हमारी मंशा है कि जन आकांक्षाओं पे हम खरे उतरें। तो क्या तो क्या सत्यजीत जी, आपको लगता है कि आप लोग बीजेपी के बढ़ते कदम से आप लोग कुछ सबक लेते रहते हो, कुछ सीखते रहते हो, या फिर आलोचना करने में समय गंवाते हो? अलग अलग विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा दक्षिणपंथी है और हम वामपंथी भी नहीं है, दक्षिणपंथी भी नहीं है। हम मध्य रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। अति सर्वत्र वर्जित, चाहे वो दक्षिण पंथ हो चाहे वामपंथ हो, अति सर्वत्र वर्जित है। हम अति की भर्त्सना करते हैं। कोई भी अति वाला मार्ग अच्छा नहीं होता है, मध्यम मार्ग अच्छा होता है। वैसे सर एक बात बताएं सर, सत्यजीत जी मुझे लगता है कि आप मेरे शो में पहली बार आए, या हो सकता है पहले बात हुई होगी आपसे। नहीं, आपकी डिबेट हमारी, देखिए गौरीशंकर जी, आप लेकिन बोलते अच्छा है, हमारी भले चल रही हो, आप बोलते अच्छा है सत्यजीत जी, नो डाउट। और आपकी भाषा, आपकी हिंदी जो है ना, बीजेपी के प्रवक्ता, तमाम जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन जैसी हिंदी लगती है। इसीलिए मुझे डाउट होता है कि कुछ तैयारी तो आप लोग नहीं कर रहे हैं बीजेपी में जाने के लिए। लोहियावाद, राम मनोहर लोहिया, तमाम बातें भी एक साथ जैसे करने लगे हैं, तो समझ में थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन होती है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं आऊँगा सर आपके पास, थोड़ी देर के बाद आऊँगा, फिर बातचीत करेंगे कि PSPL 42 साल की बीजेपी हो गई है, उसके बाद PSPL क्या सबक सीख रही है। PSPL को भी तो आगे बढ़ना है ना, राजनीति में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, तो क्या सबक ले रही है, क्या आगे बढ़ने का कुछ रास्ता है, या फिर उसे लगता है कि किसी के सहारे की ज़रूरत है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहें, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तुरंत आते हैं। चले ब्रेक के बाद स्वागत है। बीजेपी का विजय पथ यानी इस पथ पर 42 साल से बीजेपी आगे बढ़ रही है। विपक्ष, सबसे अगर मजबूत विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस पार्टी रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की सोच से ग्रसित रही, ऐसा बीजेपी का आरोप है, ऐसा बीजेपी का दावा है। जैसा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कई पार्टियां परिवारवाद से आगे निकलना नहीं चाहती है, लेकिन बीजेपी ने परिवारवाद से लोकतंत्र को बचाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कई मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। AK मिश्रा जी के पास हम एक बार फिर से आना चाहेंगे। AK मिश्रा जी, अब मुझे जरूरी एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या 42 साल तक बीजेपी बढ़ रही थी, धीरे धीरे ही सही, शुरुआत में, बाद में तो खैर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ी। क्या पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी की रणनीति को समझ नहीं पा रहा था, आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं था, किसी राजनीतिक दंभ से भरा हुआ था जो खुद को उससे उबार नहीं पा रहा था? और देखिए नतीजा ये हुआ कि 2022 तक आते आते विपक्ष के नाम पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। AK मिश्रा, ये उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे पहले बर्थ होता है, बर्थ के बाद ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बाद जैसे जब वो अपने युवा अवस्था पे आती है तो एक फेज ऐसा आता है जहाँ पे बहुत सारे रिक्वायर्ड स्ट्रेटेजिक चेंजेस या वैल्यू एडिशन उसके अंदर होते हैं, वो अपने परफॉर्मेंस के पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है। 2014 के पहले, एक साल पहले से आप ये मान लीजिए बीजेपी का ये टॉप वाला फेज शुरू हुआ, अंदर ही अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए, चेंजेस हुए, और बीजेपी की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्पेशली अटैकिंग कैपेबिलिटी, कैंपेन को मैनेज करना, रणनीति बनाना। अब देखिए है क्या, अब बीजेपी ने तो 2014 में जिस लेवल पे अपने अंदर एक महापरिवर्तन किया, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, लेटेंट वे में जो बहुत सारी चीजें हैं, दूसरी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां कमोवेश वो पुराने ढर्रे पे ही इजी गोइंग वे में ही वो चलते रहे, उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। बीजेपी ने माहौल को परिवर्तित कर दिया, बदले हुए माहौल के हिसाब से विपक्ष की किसी भी पार्टी ने मन लगा के बहुत गंभीर होके अपने अंदर आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया। थोड़े बहुत परिवर्तन उन्होंने किए जिसके कारण वो थोड़े बहुत जो है चुनाव वगैरह जीत जाते हैं, लेकिन मेजर वो हार जाते हैं। और अभी तक मुझे ये दिख रहा है कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं अपने अंदर
मतलब जिसको बोलते हैं ना कि पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो तैयार नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये भी आ सकता है कि उनका चेहरा बदला जाए, जिसके हाथों में अभी नेतृत्व है हो सकता है उसको हटा के नेतृत्व किसी और के हाथों में दिया जाए। 2014 में तो यही हुआ, बीजेपी ने ये रिस्क लिया, शीर्ष के नेता कोई और थे, उनको हटा करके एक नए चेहरे को मोदी जी को लाया गया। अगर इतनी बड़ी मॉनिटरिंग करने को आप तैयार हैं, तभी आप बदले हुए परिस्थिति में और बदले हुए राइवल से, बदले हुए प्रतिद्वंदियों से आप तभी मुकाबला कर सकते हैं। जिस लेवल पे युद्ध हो रहा है, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी, अब ऐसे तो होगा नहीं कि सामने वाला मिसाइल लेके खड़ा है और आप तलवार से जो है और घोड़े और तलवार से बैठ करके युद्ध मैदान में उतर रहे हैं। तो ये एक जो कॉम्पिटिटिव एज होता है वो उसको डेवलप ही, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एज को ये लोग डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, अभी भी ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं। इनके फार्मूले आप देखेंगे तो अभी भी वही जो होते थे कि ये बांट दो फ्री में, वो बांट दो फ्री में, जातिवाद के फार्मूले हो गए, परिवारवाद के फार्मूले हो गए या ट्रेडिशनल फार्मूले हो गए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सिद्धांत बनाना। मतलब जो जिस बदलाव की जरूरत थी है कि खुद को आत्ममंथन करने की जरूरत थी, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में बहुत जरूरत थी इसकी, बहुत अलग अलग लेवल पर कांग्रेस में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी जो नहीं हो पाई। देखिए आते हैं मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद सर। एक लाइन और सुन लीजिए। जी फेशियल ब्यूटिफिकेशन तो ये कर लेते हैं, हाँ, मतलब ब्यूटी को जो फेशियल अपर वो होता है, लेकिन अगर जेनेटिक लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, आमूलचूल परिवर्तन की, तो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है संदीप त्रिपाठी इसका जवाब दे पाएंगे, नहीं बड़ा मुश्किल है। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता, स्वागत है आपका संदीप जी। संदीप जी एक बात बताइए, बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं, राजनीति में आप लोग गंभीर नहीं रहे क्या? ऐसा मुझे क्यों लगता है कि आप लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, लेकिन बीजेपी वीडियो गेम नहीं खेल रही है। वीडियो गेम नहीं, लूडो। वीडियो गेम में तो फिर भी पता होता है, लूडो। हाँ सही बोल रहे हैं, लूडो। हाँ लूडो मैं गलत बोल दिया, लूडो तो नहीं खेल रहे हैं सर कि चलो सांप सीढ़ी पे चढ़ लिए, सांप ने काट लिया, नीचे आ गए, चलो फिर चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ लिए, सांप ने काटा, नीचे आ गया। एक कब तक चलता रहेगा संदीप त्रिपाठी जी, कब तक? जब तक राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, तब तक। गौरी और शंकर जी को प्रणाम। अब थोड़ा ध्यान से एक साथ बोल सकते हैं, और लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा पूरा नाम ही है गौरी शंकर। नहीं, मैं आप तो प्रणाम नहीं है, मैं आराध्य देव को याद करते हुए अपनी बात कर रहा हूँ। अभी आपने बात कही कि हम कभी जो है इसके प्रति गंभीर नहीं रहे, आपका सीधा कहना है। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि लूडो खेल रहे हैं आप लोग। जी, हम लूडो खेलते खेलते अगर 50 साल शासन कर सकते हैं तो गंभीर होंगे तो आप समझिए क्या होगा। तो क्यों नहीं और हुए? अब गौरी शंकर जी मेरी बात मुझे बोलने दीजिएगा, आपसे अनुरोध है, ज्यादा नहीं, 1 मिनट का टाइम लूंगा, बाकी जितने लोगों ने कहा सब लोगों का मुझे जवाब देना है। और जब हम समझिए कि लूडो खेलते खेलते 50 साल शासन कर लिए और एक लोग इतने गंभीरता से पॉलिटिक्स करते करते 3 नाम बदलना पड़ा, कृषक प्रजा पार्टी, फिर जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी, मतलब 3 तो नाम बदले, तब आज यहाँ पे पहुंचे हैं। वो गंभीर वाले हैं, हम लूडो खेल के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बड़ी बात है। कांग्रेस और कांग्रेस आई क्या थी बताइए, कांग्रेस और कांग्रेस आई क्या थी? अच्छा एक मिनट पहले संदीप जी की बात पूरी करने दी। संदीप जी बोलिए पहले। जी और आप ये जिस गंभीरता की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप अगर आपके परिप्रेक्ष्य में मैंने वो उत्तर दिया, और हमने राजनीति को और इस देश को बड़ी गंभीरता से सींचा, पाला और बढ़ाया है, जनता की मदद से, आपकी मदद से, सबकी मदद से, तब आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। नहीं आजादी के समय क्या था, कभी अगर उसका आकलन करने बैठे, और जब मोदी जी आते हैं तो विश्व की 3रे नंबर की सेना और जो है 5वें नंबर की वायु सेना, 4थे नंबर की थल सेना अगर उनको मिलती है तो वो कोई और नहीं देता है, वो पिछली सरकारों ने दिया था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी है जिनको ये लोग। क्या इस सुखद अनुभूति में कांग्रेस पार्टी को इसी तरह से बार बार हराते रहना चाहेंगे? एक सुखद अनुभूति है, आप अच्छा कह रहे हैं कि देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन महात्मा गांधी ने तो ये भी कहा था कि कांग्रेस की अब कोई जरूरत नहीं है, समाप्त कर दिया जाए, फिर भी कांग्रेस को जारी रखा गया। तो क्या व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी को जारी रखा गया? भारतीय जनता पार्टी को तो जो है आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए।
देखिए, राजनीति में बहुत सारे आतंकवादी संगठन भाजपा को घोषित कर दिया जाना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने हाँ। ये कहा कि अगर महान विभूतियों को मैं कोट करना शुरू करूंगा हाँ। तो उनके हिसाब से भारतीय तो जनता पार्टी महात्मा गांधी के महात्मा गांधी को आप लोग नहीं मानते, इसका मतलब? तो हमने ये तो कहा नहीं। आगे अगर आप ही कह रहे हैं ना, महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त कर दो। वो भी नहीं पता है। आपकी अनुमति हो तो मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ अपनी नहीं, बात को तो आगे तब बढ़ाएंगे ना जब संदीप जी, जब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा आप। पहले बताइए कि गंभीरता तो नहीं दिख रही है, लेकिन अब पिछले 2000, अगर मैं सही आंकड़ा बताऊं तो 2014 के बाद, कम से कम 2000, चलिए मैं अच्छे से ही बोलूं तो 2014 के बाद आप लोग कहां चले गए पता ही नहीं चल रहा है। पार्टी कौन चला रहा है, पार्टी में है कौन, पार्टी में किस तरह से फेरबदल हो रहा है, संदीप त्रिपाठी कहां से आ गए, नेता प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी को कोई जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है या नहीं है। संदीप त्रिपाठी अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस में क्या इनकी पहचान है? जी, कोई है इस तरह का, कोई गाइडलाइंस मिलता है आप लोग को? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलता है। अभी आपको लगता है अगर आपका चैनल चल रहा है, हाँ। अंडर 25 में बहुत सारे चैनल हैं, अब ये कहते हैं कि टॉप 1 वाले को सारे गाइडेंस मिलती है। तो संदीप त्रिपाठी जी, मेरे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। तो फिर आत्ममंथन कांग्रेस बीजेपी के लिए क्या करती है, बताइए? देखिए, बिल्कुल आत्ममंथन हम कर रहे हैं, और आत्ममंथन कर रहे हैं हम, उस रणनीति को हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक बात अभी ए.के. मिश्रा जी ने कहा, जहां तक मुझे लगा ए.के. मिश्रा जी बोल रहे हैं, ए.के. मिश्रा जी ने कहा कि अमूल चूल परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ। बिल्कुल सही है। सिद्धांतों को, जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत थे, हाँ। उसको इन्होंने बेच डाला। किस तरीके से बेच डाला? आप बोलिए, आप प्रियंक पांडे जी बोलिए, मैं बता रहा हूँ। बोलिए, अब आपके ऊपर आए, आप बोलिए। शंकर जी, इनकी सोच इनको इस गलत में ले गई है कि उत्तर प्रदेश में 2 सीट जीतना भी इनके लिए मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी को अपनी संसदीय सीट अमेठी भागना पड़ा, हार गए, केरला वायनाड जाना पड़ा। आप ये समझ लीजिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ गौरी शंकर जी कि ये देखिएगा आगामी लोकसभा चुनाव में इनका खाता भी उत्तर प्रदेश में नहीं खुलेगा, और इनकी हताशा देश को बेच तो इन लोगों ने डाला है, देश का सौदा इन लोगों ने कर डाला। यासीन मलिक जैसे देशद्रोहियों को बैठाकर बिरयानी खिलाने का काम करते थे, और कश्मीर में पत्थर चलवाने का प्रोत्साहन देने वाले ये लोग, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले ये लोग, और आतंकवादियों की गोदी में बैठाकर घुमाने वाले जो लोग आज देश इनकी बात कर रहे हैं। आप स्थिति देख लीजिए, तुम्हें जनता ने आज इनको कहाँ बैठा के रखा है, और आगे भी इनको इनकी जगह दिखाती रहेगी। हमने राष्ट्र के लिए काम करने का प्रतिज्ञा ली है, और निरंतर हम उसके ऊपर अग्रसर हैं, और लगातार हम उसी प्रेरणा के साथ काम करते रहेंगे। इनकी इस हताशा और निराशा से हमारे ऊपर कोई, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। एक बात तय है कि बीजेपी, ना तो बीजेपी रुकने वाली है आगे बढ़ने, इसकी रफ्तार काफी तेज है, तीव्रता काफी तेज है। कांग्रेस भी नहीं रुकने वाली है। कांग्रेस भी बिना आत्ममंथन किए हुए, बिना खुद को समझते हुए और एक सुखद अनुभूति में जीना नहीं छोड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी के बलबूते देश को आजादी मिली। पता नहीं ये गलतफहमी कहां से कांग्रेस के नेताओं को हो गई है, समझ में बात नहीं आती है। चलिए सत्यजीत सिंह, चलिए आते हैं सर, आते हैं सर, हो गया, समझ में आ गई बात। पीएसपीएल, एक मिनट, प्रियंक पांडे जी आते हैं, संदीप त्रिपाठी जी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए भाई साहब, रुकिए, दोनों रुकिए। पीएसपीएल के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सत्यजीत जी, एक बात बताइए, आप लोगों की मेहनत साल दर साल किस कदर बढ़ रही है? हम उत्तर प्रदेश के हिसाब से ही आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि फिलहाल केंद्र की राजनीति से काफ़ी दूर हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में ही पीएसपीएल कहां तक बढ़ी और कहां तक बढ़ने की संभावना है? क्या सबक बीजेपी की तरफ से, बीजेपी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है इससे कुछ सबक लेकर आगे बढ़ रही है, या समाजवादी पार्टी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, जिस तरह से उसका पराभव हुआ, क्या ये सबक के साथ पीएसपीएल जी रही है? बताइए।
सत्यजीत जी सुन पा रहे हैं? हाँ, गौरीशंकर जी, बोलिए। पूरी बात हमें सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन जितना सुनाई पड़ी पराभव की बात सुनाई पड़ी कि समाजवादी पार्टी का पराभव हुआ। देखिए, किसी नहीं विचारधारा का पराभव पराभव नहीं, सुनिए, सवाल सुन लीजिए फिर से, कोई बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पीएसपीएल को आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से उदय हुआ और जैसे उसका पराभव हुआ, यानी कि अभी खत्म होती जा रही है, ठीक है, अपोजिशन में बैठने लायक है, क्या ये अनुभव आप लोगों के लिए ज़रूरी है, या फिर ये अनुभव है कि किस तरीके से तीव्रता और काफ़ी मजबूती के साथ बीजेपी के कदम बढ़ रहे हैं? बीजेपी पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहा है, एक राजनीतिक अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर। इन दोनों में कौन आपको ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है? किसके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सवाल पीछे जाने का नहीं है गौरीशंकर जी, सवाल यह है कि देखिए, राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। तो मेरा अपना मानना है कि हम राजनीति में जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और 24 करोड़ की आबादी के लिए उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर 1.25 अरब की आबादी के लिए काम कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि हम किसके पीछे जा रहे हैं, हमारा सैद्धांतिक विचार है, कुछ हमारे अपने विचार हैं, हमारा अपना जो भी है उस पैटर्न पे ही हम चलना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद देंगे कि कम से कम इसलिए धन्यवाद देंगे कि जनता ने उनको चुना है और आज वो 42वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और जनता ने उनको बहुमत देकर के उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंचाने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश की सत्ता में जब उनको पहुंचाने का काम किया है तो जनता चूंकि जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे और जनता के मनमाफी के काम करें, जो इन्होंने तमाम वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से लोगों को निजात दिलाएं। अगर ये जनता के हित में, लोक हित में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर जनहित में कार्य होते हैं किसी भी पार्टी के द्वारा, चाहे वो सत्ता में हो चाहे जो दल हो, तो उसका समर्थन विपक्ष को भी करना चाहिए। और अभी मैं कहूंगा गौरीशंकर जी कि 100 दिन का कम से कम मौका देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अभी भारतीय जनता पार्टी को ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। कोई सरकार आती है दोबारा, अगर इन्होंने सरकार बनाई है तो कम से कम 100 दिन का मौका देना चाहिए। हाँ चलिए, ठीक है, 100 दिन का तो टारगेट ही दिए हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, 100 दिन में काम दिखाना है, तो नहीं, ठीक बोल रहे हैं, 100 दिन का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए ना सत्यजीत भाई साहब, एक बात तो आप बता नहीं रहे हो, पीएसपीएल का क्या भविष्य है? पीएसपीएल हम लोग बहुत दिनों तक कहते रहेंगे, पीएसपीएल के प्रवक्ता सत्यजीत सिंह, या पीएसपीएल किसी पार्टी में मर्ज हो जाएगी, समाजवादी पार्टी में चली जाएगी, या बीजेपी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए कुछ खबरें हम लोग को मिलती हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, बाकी नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं। स्पष्ट 2 लाइन में मैं बोलूं तो समाजवादी गठबंधन में हमारा दल था, लेकिन समाजवादी गठबंधन में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को तवज्जो नहीं दिया गया। बहुत सही बात, और आप सही बात बोले। आदरणीय अखिलेश यादव को देना चाहिए था, वो तवज्जो जो है आदरणीय शिवपाल सिंह यादव को नहीं मिला। विधानमंडल दल की बैठक में ना बुलाना, और यद्यप आपको अच्छी तरीके से पता है कि समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य होने के बाद चुनाव लड़े थे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, और साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़े थे। वैसे मैं एक बात बोलूं सत्यजीत जी, मैं एक बात बोलूं, एक पत्रकार होने की हैसियत से बोलता हूं, मुझे लग रहा है के मिश्रा जी भी आपको यही सलाह देंगे कि पीएसपीएल के जो अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव, वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, उनको वो कोई छोटे नेता नहीं है, उनको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है ना, वो बड़े लेवल के नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। और अखिलेश यादव नहीं समझ पाए तो उनकी बदकिस्मती है, सियासी बदकिस्मती कहा जाएगा। बाकी शिवपाल यादव को किसी के सामने याचक की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है। शिवपाल यादव अपने आप में एक बहुत अच्छे नेता हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग पीएसपीएल अगर चला भी रहे हैं तो बहुत बेहतर तरीके से चलाइए, और बीजेपी से तो सबक लेने की जरूरत है भाई साहब आप लोगों को, और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। शिवपाल क्या एके मिश्रा जी, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? देखिए गौरीशंकर जी, मजबूरी क्या है, जरा बता दीजिए, क्या मजबूरी है शिवपाल यादव जी की? नहीं, मैं थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रखता हूँ आपसे। अब आप सही हो सकते हैं, लोगों के अपने अपने मत होते हैं। हाँ। शिवपाल यादव एक राजनीति विशेष के माहौल में बड़े सक्सेसफुल रहे। हाँ। यानी कि मुलायम सिंह यादव ने सारे माहौल को क्रिएट किया और माहौल बन जाने के बाद उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में उनकी भूमिका रही है। हाँ। लेकिन बदले हुए माहौल में जहाँ इनोवेशन की जरूरत होती है, जहाँ आदमी अपने भूते जो है नए इतिहास को लिखता है। सुनिए सत्यजीत जी ध्यान से, के मिश्रा जी बहुत सही बात कर रहे हैं। शिवपाल यादव के अंदर ये सारी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। वो हमेशा किसी न किसी दूसरे के कंधे पे रह करके चलेंगे,
यही रीजन है। देखिए अपनी पार्टी में कभी खबर आती है कि वो अखिलेश यादव से हाथ मिला रहे हैं, कभी खबर आती है बीजेपी से, कभी उधर जा रहे हैं। वो आइडियोलॉजिकली वो कंफ्यूज है, वो राजनीति को कैसे मैनेज किया जाए वो भविष्य को देख नहीं पाते हैं, वर्तमान में किस हिसाब से अपने आप को ट्यून अप किया जाए, ये सारी बेसिक एबिलिटी जो फ्यूचरिस्टिक एबिलिटी होती है प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, ये सब उसमें 7-8 क्वालिटीज होती हैं एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए, वो नहीं है। हाँ, कोई उनको पार्टी बना करके दे दे, जैसे मुलायम सिंह यादव ने दे दिया, रणनीति बना के जीत गए, तो अंदर लोगों को मैनेज करने का काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी सलाह है। पत्रकार देखिए और क्या बोल सकता है। पत्रकार के लिए बीजेपी भी वैसा ही, जैसा पीएसपीएल, जैसा समाजवादी पार्टी, जैसा कांग्रेस। हम लोग दो कमेंट हमारा ले लीजिए, 2 कमेंट। समय नहीं है सर, प्रियंक पांडे के पास चलना चाह रहा हूँ। प्रियंक पांडे जी एक बात बताइए, बीजेपी 42 साल की हो गई, स्थापना दिवस बीजेपी मना रही है, बड़ा रोड मैप है और बहुत बड़े बड़े काम भी करना है आप लोग को। मुझे एक बात बताइए, इसके बावजूद कुछ फ्रंट ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को बेहतर काम करके दिखाना होगा। सिर्फ हवाबाजी नहीं, डायलॉगबाजी नहीं, बल्कि आपको ज़मीन पर उतर कर काम करना होगा। जनता इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हो सकती कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ा रहे हो। सब कुछ पता है, तब भी जनता से उम्मीद रहती है कि भैया महंगाई कम करो, रोज़गार दो, है ना, नौकरी वोकरी सबकी बनी रहे। तमाम तरह की दिक्कतें आम आदमी को हो रही हैं, उस पर आप लोग को बड़ा फैसला और कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। प्रियंक पांडे जी बताइए। गौरी शंकर जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन सतत काम करने वाली पार्टी है। अरे आप कह रहे हैं ना भाई साहब, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं तो ठीक है, आप मानिए इस बात को। गौरी शंकर जी, जैसा भी सत्यजीत जी ने कहा, जैसा सत्यजीत जी ने कहा, वही साधगौरी से उन्होंने बात रखी कि उन्होंने कहा कि जनता ने हमें अभी मैंडेट दिया है और हमें मौका मिलना चाहिए। देखिए जनता ने, एक मिनट संदीप त्रिपाठी, एक मिनट प्रियंक, एक मिनट संदीप त्रिपाठी, एक मिनट भाई साहब, डिबेट हो रहा है। इस डिबेट को लोग सुन रहे हैं तो सुनने वाले को परेशान मत कीजिए। बोलने दीजिए पहले प्रियंक पांडे जी। प्रियंक पांडे जी, इतना बड़ा आरोप जो है राजनीतिक विश्लेषक ने लगा दिया, हमें आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। कम से कम आदरणीय यादव जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया उसका जवाब तो ले लीजिए। सत्यजीत जी 2 मिनट, सत्यजीत जी 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सत्यजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इनका स्वागत करता हूँ कि जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना है और हम लगातार 365 दिन हमारा सरकार और संगठन जनता के बीच में है और जनता ने लगातार 2017 में हमें आशीर्वाद दिया और हम उनकी आशाओं पे खरे उतरे गौरी शंकर जी, और जनता ने पुनः अपना आशीर्वाद हमें दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जनता जनार्दन के हर सुख और दुख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन उनके साथ खड़ा है और हम हर क्षेत्र पर काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं और इसका आपको दूरगामी परिणाम दिखाई पड़ेगा। बोले संदीप जी, बोले भाई साहब, चुनाव प्रचार थोड़ा ही चल रहा है प्रियंक पांडे, ऐसे आप भाषण दे रहे हो, है ना। संदीप त्रिपाठी जी बोलिए। एक मिनट रुकिए प्रियंक पांडे जी, हो गया अब सबसे। सत्यजीत जी रुकिए एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा, एक मिनट सबको दूंगा। संदीप त्रिपाठी जी बोलिए, संदीप त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं कर सकते 2012 में सत्यजीत जी रुकिए भाई साहब, हड़बड़ी क्या है भाई साहब। आप लोगों को सुन रहा है ना, जनता सुन रही है, उनको सुनने तो दो, परेशान क्यों कर रहे हो आप लोग दर्शक। भाई साहब ऐसे डिबेट होता है क्या, ऐसे डिबेट होता है। प्रियंक पांडे जी आपको कह रहा हूँ रुकिए, आप सत्यजीत जी कह रहे हैं आपको रुकिए थोड़ा सा भाई साहब, है ना। आपकी बातें जनता सुन रहे हैं, किसको सुना रहे हैं आप लोग। इस तरह से सब एक बार बोलोगे तो कौन सुनेगा बात आपकी, जो है ना। संदीप जी को बोलने दी, संदीप जी बोलिए। देखिए महंगाई पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रियंक पांडे जी हो या कोई बड़ा नेता हो, इनके पास कोई विजन नहीं है, ना कोई कैसे करना है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है, उससे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। वही मोदी जी हैं जो अभी कुछ दिन पहले सदन में ये कहते हैं कि एक नेता ऐसे भी थे जो दक्षिण कोरिया को बता रहे थे महंगाई की वजह। आज आप उसी ढर्रे पे आप एक तरफ उसकी आलोचना करते हैं और उसी ढर्रे पे आज चल के आप ये कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की वजह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा बताइए, किराना का कौन सा सामान यूक्रेन और रशिया से आता है, उसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं?
उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? सब्जियों के दाम कैसे बढ़ रहे हैं? चलिए आप ठीक है, बताइए, तेल के चलिए दाम ठीक है, कैसे समय बढ़ रहे खत्म हो रहा है। हैं? सतीश जी, जब अपनी बात रखिए आप। मैं अपनी 2 लाइन की बात एक मिनट अब हो गया अभी हो गया। त्रिपाठी जी हो गया, त्रिपाठी जी हो गया, भाई साहब रुकिए, जब बोलिए उन्होंने सतीश जी बोलिए। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के ऊपर ये आरोप लगाया, उनको अनुभव नहीं है नई पार्टी चलाने का, उनके अंदर जो है निर्णय आरोप हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं भाई साहब, हम लोग आईना दिखाते हैं। एके मिश्रा जी ने आईना दिखाया, आपको एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन एके मिश्रा जी को सफाई देने की जरूरत नहीं है आपको। अगर प्रियंक पांडे कहते तो सफाई देते, एके मिश्रा या मैं अगर कुछ कहता हूं किसी पार्टी के लिए, कम से कम हमारी वो आरोप नहीं होता। हम लोग क्यों आरोप लगाएंगे शिवपाल यादव जी के ऊपर, है ना? हम एके मिश्रा क्यों लगाए? एके मिश्रा को जो दिख रहा है उन्होंने कहा, उनके विश्लेषण से मैं सहमत नहीं हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, 45 साल का अनुभव है आदरणीय शिवपाल सिंह यादव। ठीक है, अनुभव अपनी जगह है भाई साहब, केंद्र बिंदु रहे हैं, है ना? बदलते परिदृश्य में ना कई बड़े बड़े अनुभव फेल हो जाते हैं। क्या है कि मिश्रा जी, आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी नहीं किया। तो ये सुखद अनुभूति में आप लोग, इस सुखद अनुभूति में कि ऐसा किया शिवपाल यादव ने, सुखद अनुभूति में जीवन आप लोग अपने राजनीतिक जीवन को काट दीजिए। इसी सुखद अनुभूति में कांग्रेस भी काट देगी कि हमारे जरिए, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन इस तरह की, हमारे जरिए देश को आज़ादी मिली। कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बड़ा कंफ्यूजन है, मुझे लग रहा है गलतफहमी भी है। तो इसी सुखद अनुभूति में आप लोग अपने राजनीतिक जीवन को व्यतीत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंक पांडे के पास भी सुखद अनुभूति है कि भाई साहब 42 साल के ही तो हुए हैं अभी, और देखिए क्या प्रचंड जीत अभी हम लोग ला करके दिखाते हैं, जनता का जन समर्थन है। बाकी हम ये यानी कि मैं और एके मिश्रा जी बीच बीच में सलाह देते रहेंगे, आप लोग मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। मान लिए तो हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाएगा, नहीं मानोगे तो ऐसे ही आते रहिए, डिबेट में चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, और हो सकता है कई लोग इरिटेट भी हो जाए आपकी बात से। चलिए, आप सब यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।